हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 और 2004 में आए थे। पहला सवाल है, आलम खान कौन था? आलम खान वन दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज हु? एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, अ cousin of Ibrahim Lodi who was ill-treated and expelled from the country, the father of Dilawar Khan and a high official in Punjab province। तो दोस्तों जो आलम खान था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। आंसर है ए। देखिए, इस आलम खान ने और दौलत खान ने जो बाबर है उसको इंडिया में इनवाइट किया, उसको यहाँ पर इन्वेड करने के लिए इनवाइट किया। बाबर इंडिया में आया और इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों हमारा जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। इसमें बी सही है। अगला सवाल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था आपको ये बताना है, और जो सेकेंड बैटल है ये कब लड़ा गया था बताना है आपको। कब लड़ा गया था और किसके बीच में लड़ा गया था हमें ये बताइए। और जो मराठा थे वो तीसरे पानीपत में डिफीट हो गए थे, वो हार गए थे। तो उसको किसने हराया था? नादिर शाह ने, फिरोज शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने, मोहम्मद शाह ने, किसने हराया था आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन, ये जो बैटल था वो किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, बाबर एंड अफगान्स, औरंगजेब एंड दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठास। तो दोस्तों ये जो बैटल ऑफ धर्मत है वो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल में ही फरवरी 2017 में जो डलहौजी रोड है दिल्ली में, उसका नाम चेंज करके दारा शिकोह रोड कर दिया गया है। तो आप इस दारा शिकोह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, हाउ डिड द मुगल एम्पर जहांदार शाह रीन केम टू एन एंड, उसका शासनकाल कैसे खत्म हुआ? ही वॉज डिस्पोज्ड बाय हिज वजीर, ही डाइड ड्यू टू स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेप्स, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल, ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू ड्रिंकिंग। दोस्तों उसको उसके भतीजे ने हराया था। आंसर है सी। उसका भतीजा कौन था? उसका भतीजा था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार ने सैयद ब्रदर्स की मदद से इस जहांदार शाह को हराया था। आंसर क्या है? आंसर है सी। अच्छा, आपको ये बताना है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो कि सीढ़ियों से गिर करके मरा था। कौन सा मुगल बादशाह था आपको ये बताना है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, झांसी, संबलपुर, सतारा। इनमें से आपको बताना है कि जो क्रॉनिकल ऑर्डर है वो क्या है, इन विच दे वेयर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश इसमें जो डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो डॉक्ट्राइन है वो लगा करके इनको एनेक्स कर लिया था। सबसे पहले कौन किया गया, उसके बाद कौन किया गया, उसके बाद कौन किया गया, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो झांसी था इसको किया गया था 1854 में, संबलपुर को किया गया था 1849 में, और जो सतारा इसको किया गया था 1848 में। तो सबसे पहले कौन गया? सबसे पहले गया तीसरा नंबर वाला, फिर कौन गया? फिर गया संभलपुर और फिर गया झांसी। तो 3, 2 और 1 मेरा बनता है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। देखिए, अब यहाँ पर एक बात आई है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। तो ये थी क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक डॉक्ट्राइन था जिसके अंदर जो रूलर है उस स्टेट का, अगर वो बिना किसी नेचुरल एयर के, बिना किसी उत्तराधिकारी के अगर मर जाता है तो उसका जो राज्य है उसके एडॉप्टेड उत्तराधिकारी को पास नहीं होगा। इसका अगर कोई नेचुरल बेटा नहीं है और अगर उसने कोई गोद लिया है किसी को, तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उसका राज्य ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ब्रिटिश ने उस गोद लिए हुए बच्चे को सर्टिफाई कर दिया है, मतलब कि उसको अगर अप्रूव कर दिया है तभी होगा। मगर अगर ब्रिटिश ने उस उत्तराधिकारी को, उस अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अगर उसने अप्रूव नहीं किया है तो उस राजा का राज्य उस बच्चे को नहीं, ब्रिटिश राज्य को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इस्तेमाल करके उन्होंने सतारा को एनेक्स किया, झांसी को एनेक्स किया, नागपुर को एनेक्स किया, और जो डलहौजी था उसने जो अवध है, अवध को उसने मिस गवर्नेंस के आधार पर एनेक्स किया, और पंजाब को उसने एक लड़ाई के बाद जीता। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसके अंतर्गत कौन कौन गए? इस डॉक्ट्राइन के अंतर्गत गए सतारा, बाघा, झांसी, उदयपुर और नागपुर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों इसमें से जो अथर्ववेद है उसमें हम लोगों को मैजिक फार्मूला मिलते हैं। ये जो मैजिक्स हैं, ये जो चार्म्स हैं, जो स्पेल हैं, जादू टोने हैं, वो आपको इविल से और डिजीज से भगाने के लिए लिखे गए थे। तो आंसर क्या आंसर है? अथर्ववेद। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। तीन लोग हैं, वो पहले कौन आया बाद में कौन आया आपको बताना है। तो देखिए, जो शंकराचार्य जी थे वो थे 9th सेंचुरी में, रामानुजम थे 1070 से 1137 तक, और जो चैतन्य थे वो थे 1436 से 1533 तक। तो पहले कौन आए? पहले आए शंकराचार्य, फिर आए रामानुजम, फिर आए चैतन्य। तो SRC, मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए। शंकराचार्य के बाद आए रामानुजम, फिर उसके बाद आए चैतन्य। देखिए यहाँ पर हमें 4 वेदों का जिक्र हुआ है। तो मैंने अपने जो लेक्चर है, कौन सा लेक्चर, ये शायद 97 वाला था और 98 वाला था, इसमें मैंने जो चारों वेद हैं उनको बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। उसमें देखिए जो यजुर्वेद है, इसका मतलब क्या होता है? यजुर्वेद का मतलब होता है सेक्रीफाइस और वर्शिप। इस वेदा में ज़्यादातर जो है वो रेट्स लिखे हुए हैं और मंत्रा लिखे हुए हैं ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइसेस, और जो यज्ञ हैं उसको कैसे परफॉर्म किया जाए इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है, काफ़ी विस्तार से बताया गया है। इसमें कुछ पोएटिक एंड प्रोज रेंडरिंग्स भी हैं। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए कि जो यजुर्वेद है इसके 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन से? शुक्लवेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं हम अथर्ववेद पर। अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें 99 डिजीज का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इस वेद में लेटर वैदिक पीरियड के जो फैमिली है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, उसका काफ़ी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद और इसका आंसर है शंकराचार्य, रामानुजम, चैतन्य। कंसिडर द फॉलोइंग वायसरायज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। इनमें से आपको बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर? तो देखिए इनमें से सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था कर्जन। इसी के शासनकाल में जब ये गवर्नर जनरल था, जब ये वायसराय था, तभी हमारे यहाँ जो वो था ना, बंगाल का पार्टीशन, वो हुआ था उस समय। तो देखिए इसका काल था 1899 से 1905 तक। फिर इसके बाद आया चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। लॉर्ड हार्डिंज आए 1910 से 1916 तक, और लॉर्ड विलियम आए 1926 से 1931 तक। तो पहले कौन आए? सबसे पहले आए कर्जन साहब। फिर कौन आए? फिर आए लॉर्ड हार्डिंग, दूसरे नंबर पर ये हैं। तीसरे पे आए चेम्सफोर्ड, चौथे पे आए लॉर्ड इरविन। तो पहले आया कर्जन, फिर आया हार्डिंज, फिर आया चेम्सफोर्ड, फिर आया इरविन। कर्जन। तो देखिए इसका आंसर है ए, 1, 3, 2 एंड देन 4। दोस्तों स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसके पीछे आपको सारे वायसराय और सारे गवर्नर जनरल हैं उसके बारे में दिया हुआ है, और उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए वो सब विस्तार से दिए गए हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से करने हैं तो आप वो जो चैप्टर उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच पर, जो कि 1854 में आया था। तो आपको ये बताना है कि द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 was creation of employment opportunities for native Indians, a spread of Western culture in India, promotion of literacy among the people using English medium. चौथा, introduction of scientific research and rationalism in traditional Indian education. तो देखिए इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। पहले 3 को देखते हैं हम लोग। द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, ये तो था। एमंग द पीपल, ये भी था। यूजिंग इंग्लिश मीडियम, दोस्तों केवल इंग्लिश मीडियम नहीं यूज़ करना था। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको यूज करना था वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जो लोकल भाषा है उसको इस्तेमाल करना था। और अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं ना तो आपको करना था इस्तेमाल इंग्लिश। तो वहाँ पर केवल इंग्लिश नहीं था, वहाँ पर वर्नाकुलर एट द लोअर लेवल प्लस इंग्लिश एट द हायर लेवल था। तो मेरा गलत हो गया। यहाँ पर बी को आप काट सकते हैं और ए को भी आप काट सकते हैं। इसका जो डी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए ये जो डिस्पैच था वो आया था 1854 में। इन्होंने भारत सरकार को ये कहा, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उनको ये कहा कि आप जो मासेज हैं उसके एजुकेशन का आप जिम्मेदारी आप लीजिए, आप दूसरों पर इसको नहीं छोड़िए। पहले क्या था? पहले वहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी को वो लोग अपना रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो
कुछ गिने चुने इंडियंस को शिक्षा प्रोवाइड करेगी। अब ये जो गिने चुने इंडियंस हैं वो नीचे मासेस को शिक्षा प्रोवाइड करेंगी। तो दोस्तों ये सही से काम नहीं कर रहा था, जो एजुकेशन है वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा था। तो इस कारण से जो वुड्स डिस्पैच है उन्होंने इस थ्योरी को नकारा। उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसको आगे बढ़ करके एजुकेशन को अपने हाथों में लेना चाहिए और इसको प्रचार प्रसारित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटली कमीशन? टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर further political reforms, to report on existing conditions of labor and to make recommendations, to draw up a plan for financial reforms for India, to develop a comprehensive scheme for civil services in India। तो दोस्तों ये जो वाइटली कमीशन था वो लेबर से और ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी। इसे हम लोग जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल भी कहते हैं। इट वॉज अ काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन। तो इसी सवाल को अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि व्हाइटली कमीशन वाज कंसर्न्ड विथ व्हाट? लेबर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि लेबर, ये जो कमीशन था वो लेबर से जुड़ा हुआ था। अब जो कमीशन की बात हो रही है तो हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन भारत में कब आया था आपको ये बताना है। इसका चेयरमैन कौन था और इस कमीशन के साथ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या था? इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। ऑल ब्रिटिश मतलब कि ऑल वाइट, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, ऑल वाइट कमीशन। तो इसका आंसर क्या आपको ये बताना है? विथ रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। इसमें क्या था? क्या दोस्तों 1499 में नहीं, उन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के जो राजा थे उनसे। मेरा पहला हो गया गलत, इसलिए मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए। बाकी तीनों जो लाइन है वो सही है। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। इन ईस्ट इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। दोस्तों आपको ये बताना है कि पहले कौन आया हमारे यहाँ? पहले ब्रिटिश आए या पहले फ्रेंच आए? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में यूरोप में एक वॉर चली थी। आपको उस वॉर का नाम बताना है। उस वॉर के कारण यहाँ पर भी काफ़ी अस्थिरता देखी गई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। अगला सवाल, इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग लोकेशंस डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट वेयर? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो दोस्तों इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेरा पुलिकट। जो डच थे उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, ये बनाई थी उन्होंने 1605 में, मगर मसूलीपट्टनम यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। तो इसके बाद बनाई थी उन्होंने, मसूलीपट्टनम के बाद बनाई थी उन्होंने पुलिकट में, मगर यहाँ पर पुलिकट है तो मैंने क्या किया? मैंने आंसर किया बी। पुलिकट इज़ द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ पर मुझे दिया होता ऑप्शन ई दिया होता मसूलीपट्टनम तो मैं ई लगाता। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेयर नॉट मेड? कौन से प्रोविजन इसमें नहीं थे, इस चार्टर एक्ट में नहीं थे? आपको ये बताना है। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी एबॉलिश्ड। जी हाँ, ये सही है। द डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चार्ज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। देखिए जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मद्रास और बॉम्बे से उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनसे जो कानून बनाने की जो पावर है वो छीन ले गई थी। उसके अलावा जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसका जो जुरिडिक्शन है उसको काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसमें उन्होंने किया क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना और उनको सुपरिंटेंडेंस करना, इनका जो पावर था वो दे दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। इसके बाद बॉम्बे, मद्रास और बंगाल और जो दूसरी टेरिटरीज थी वो सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर आ गई, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। इसके बाद हमने इस चार्टर एक्ट के जो मेन प्रोविजन है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसमें आप एक बात देखिए कि जो कंपनी था उसकी इंडिया में जो टी ट्रेड थी उस पर जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। ध्यान दीजिए, इंडिया से टी ट्रेड पर मोनोपोली ख़त्म हो गई और चाइना से जो जनरल ट्रेड है उसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई।
इसके साथ ही इस चार्टर एक्ट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको ये कहा कि आप एक लॉ कमीशन को अपॉइंट कीजिए। तो अब देखते हैं हम सवाल को। सवाल में क्या कहा था? सवाल में कहा था कि ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल काउंसिल। जी हाँ, सही है ये वाला। एंड इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लॉ मेंबर का जिक्र तो है, मगर वो लॉ मेंबर इंडियन होना चाहिए, इसका जिक्र नहीं था। तो मेरा जो डी है वो गलत हो गया। बाकी तीन ए, बी और सी ये तीनों सही है, मेरा डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपको एक बात बतानी है कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी को किस एक्ट के द्वारा एबॉलिश किया गया था, आपको यह बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इल्बर्ट बिल से। विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया, व्हाट वाज सॉट बाय द इल्बर्ट बिल इन 1883 टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार एट फार एज criminal jurisdiction of court was concerned, to impose severe restriction on the freedom of the native press as it was perceived to be hostile to colonial rulers, to encourage the native Indians to appear for civil services, to allow native Indians to possess arms by amending the Arms Act। दोस्तों आपको एक एक्ट पढ़ लेना है, आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो लाइसेंसिंग थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो यूरोपियन थे उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, मगर जो इंडियंस थे उनको आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। तो ये सब बात इल्बर्ट बिल में नहीं थी। इल्बर्ट बिल जो था वो जजेस से रिलेटेड था। डी मेरा गलत हो गया। सिविल सर्विस से रिलेटेड नहीं था, मेरा सी गलत हो गया। अब देखिए पहला देखते हैं। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस, जो जजेस थे, जो इंडियन जजेस थे दोस्तों, उसको यूरोपियन लोगों को ट्राई करने का, उसको उसके केसेस को सुनने का पावर दिया गया था। दिस बिल अलाउड इंडियन जजेस टू ट्राई द केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस। मगर जो ब्रिटेन था उसमें इस बिल की काफ़ी विरोध हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को काफ़ी डायलूट कर दिया गया। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ये कहा कि द इफेमिनेट बाबू वॉज नॉट फिट टू प्रिसाइड ओवर द ट्रायल ऑफ मैनली ब्रिटिश एंड कुड नॉट ही बी एक्सपेक्टेड टू ऑनर द डिग्निटी ऑफ वाइट वुमेन एज द डिड नॉट रिस्पेक्ट वुमेन इन देयर ऑन हाउस होल्ड। तो इस तरह उन्होंने हमारा जो इंडियन कल्चर है उस पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने ये कहा कि इंडियंस जो है वो अपनी माँ बहनों का मतलब जो इज्जत है वो नहीं करते अपने घर में, हमारे जो वाइट वुमेन है उनको क्या मतलब जो सम्मान देंगे, उनसे हम उनके सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था वायसराय रिपन ने टू अबॉलिश द रेशियल प्रेजुडिस फ्रॉम इंडियन पेनल कोड IPC। दिस बिल वाज टू अलाउ इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट द जुरिडिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स इन क्रिमिनल केस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए। दोस्तों इस बिल के बारे में जो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसको आप देख लीजिए। In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was what? Hindustan Commercial Bank, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों ये फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। द फर्स्ट इंटायरली इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक वाज द अवध कमर्शियल बैंक। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1881 में फैज़ाबाद में। ये जो बैंक था वो 1958 में कोलैप्स हो गया था। इसके बाद जो बैंक बना था वो था हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जिसे लाहौर में स्टैब्लिश किया गया था 1895 में। तो ध्यान दीजिए जो अवध कमर्शियल बैंक है इसको बनाया गया था 1881 में, और जो PNB इसको बनाया गया था 1895 में। और ध्यान दीजिए कि अवध कमर्शियल बैंक है ये वाला कोलैप्स कर गया था 1958 में, मगर हमारा जो PNB है वो अभी भी चल रहा है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? क्या सही नहीं आपको बताना है। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। यही थे क्या दोस्तों? अली मर्दान खान नहीं थे, ये जो हमारे जो मुर्शिद कुली खान थे वो थे। मेरा पहला हो गया गलत, तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए। बाकी तीनों B, C और D तीनों सही हैं। जो रंजीत सिंह थे उन्होंने मॉडर्न फाउंड्री को सेटअप किया था टू मैन्युफैक्चरिंग कैनन्स एट लाहौर। यूपीएससी में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि जो बाबर थे उन्होंने ही इस कैनन को इंट्रोड्यूस किया था क्या? तो आपको इसको देखना है एक बार। सवाई जयसिंह ऑफ एम्बर एंड इलोसिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। दोस्तों सवाई जयसिंह का जो इंटरेस्ट था वो साइंस में काफ़ी ज़्यादा था। आपको ये बताना है कि हमारा जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, आपको ये बताना है।
सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गिव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेज शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल। टीपू सुल्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आप एक राइटअप देख लीजिए। आप इसके बारे में विकिपीडिया से या कहीं और साइट से आप देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा बी, सी और डी तीनों लाइन सही है। मेरा आंसर है ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के समय, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, इल्बर्ट बिल रिपन। तो दोस्तों इनमें से जो सी है वो गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब आया था? यह था 1878 में। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड लिटन थे। और इसको जो रिपील किया था उन्होंने किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। अभी मैंने बताया कि था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वो क्या था, इसे डलहौजी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। मेरा ए, मेरा बी और सी तीनों सही है। हमने अभी इल्बर्ट बिल को एक्सप्लेन किया, अभी हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एक्सप्लेन किया। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट को भी एक्सप्लेन कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? थर्ड मैसूर वार कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार कब हुआ था? और सेकेंड सिख वार कब हुआ था? तो देखिए जो सेकेंड सिख वार हुआ था वो हुआ था 1848 49 में। तो देखिए इनमें से कौन मैच किया? इनमें से मैच किया। अच्छा, यहाँ पर आपको पता करना है कौन सा सही है। सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो देखिए जो सेकेंड सिख वार था वो हुआ था 1848 से 49 में। जो 45 से 46 तक हुआ था वो था हमारा प्रथम एंग्लो सिख वार। तो मेरा 4 हो गया गलत। अब जहाँ जहाँ 4 इसको काटना शुरू कीजिए, ए कटा और बी कटा। अब देखिए जो पहला एंग्लो मराठा वार था वो कब हुआ था? पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 से 1782 तक। सही है क्या? यहाँ पर दिया हुआ 67 से 69 तक। तो मेरा ए हो गया गलत। अब मैंने जब ए गलत किया तो मेरा क्या हुआ? मैंने सी काट दिया। मेरा आंसर आ गया डी। 2 और 3 आर करेक्ट। 1790 से 92 तक हुआ था थर्ड मैसूर वार और 1824 से 26 तक हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही नहीं है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी नहीं था, मराठा थे। मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। इसके बाद जो मुगल को रिप्लेस करने का ख्वाब था इन मराठा का वो चूर चूर हो गया था। इसी कारण से हम लोग ये कहते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि किसके पास भारत को रूल करने का अधिकार नहीं है। मराठा का जो पावर है वो कम होने के बाद जो ब्रिटिश हैं उनका पावर बढ़ने लग गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया। फर्स्ट मेरा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर लोधी नहीं थे, वहाँ पर मराठास थे। पहला गलत हो गया। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। से क्या दोस्तों ये गलत है। जो टीपू सुल्तान था वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मरे थे 1799 में। मेरा 2 गलत हो गया। जब मेरा 2 गलत तो मैंने क्या किया? मैंने सी को काटा। मीर जाफर इंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विथ इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन अ बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में। ठीक है, इस बैटल ऑफ पलासी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। मेरा थर्ड ऑप्शन सही है। मीर जाफर ने अपने जो नवाब उसको धोखा दिया था। थर्ड मेरा आंसर सही है। 3 ओनली इज द राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। इसको मैंने पहले डिस्कस किया था। लोदी के जो चाचा जी थे उन्होंने बाबर को यहाँ पर आमंत्रित किया था। थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। और टिपू सुल्तान कब मरे थे? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा रिवर बाय पुलकेशिन 1, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य द्वितीय। तो कौन सा? जो एम्परर हर्ष थे उनका जो साउथवर्ड मार्च था उसको रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। आंसर है बी। फैक्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सही है? चोल जो है वो पांड्या को डिफीट किए एंड चेरा रूलर दोनों को उन्होंने डिफीट किया एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मीडिएवल टाइम। सही क्या दोस्तों? जी हाँ, चोला ने पांड्या और चेरा को हराया था। फर्स्ट सही है। द चोला सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर सम ऑफ द एरिया। जी हाँ, ये भी सही है। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है।
ये जो फैक्चुअल सवाल है, मेरा आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो चोला किंगडम है संगम पीरियड का, वो एक्सटेंड हुआ था जो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है अभी, वहाँ से साउदर्न आंध्र प्रदेश तक। उनका जो राज्य था वो पहले उरायूर था, उसको शिफ्ट किया गया था पुरहर पर। जो करिकला थे वो एक चोल राजा थे, उन्होंने ही बैटल ऑफ वेनी में जो चेरा, पांड्या और जो 11 अदर छोटे छोटे चिफ्टन्स थे उनको संयुक्त रूप से हराया था। किसमें? बैटल ऑफ वेनी में। तो मेरा पहला तो सही दिखा दिया मैंने सेकंड दिखाया कि सही है। मेरा आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला सवाल है दोस्तों मरीच कटिका पर। इसको लिखा था किसने? इसको लिखा था शूद्रक ने 2 BC में। ये एक संस्कृत नाटक है। तो आपको बताना है कि जो मरीच कटिका है इज एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक, डील्स विथ व्हाट? द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ ए कार्टिशंस, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता आदित्य ओवर द शक of Western India, the military expeditions and exploits of Samudragupta, the love affair between a Gupta king and a princess of Kamarupa। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, इट वॉज अ लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट जिसका नाम था चारुदत्त, एंड वहाँ पर जो लड़की थी उसका नाम था वसंत सेना, अ रिच कॉटिसन। इस मरीच कटिका के अलावा जो शूद्रक है उन्होंने 2 किताबें और लिखी थी। पहले तो थी मरीच कटिका, दूसरी थी विनावसदत्ता, और दूसरी थी, और जो अंतिम थी वो थी पादम प्रभ ऋतिका। नाम थोड़े लंबे लंबे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। आखिरी क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाहदित्य, नासिरुद्दीन मोहम्मद, नशरत शाह। तो दोस्तों इसमें जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका जो आखिरी राजा था, जो आखिरी सुल्तान था वो था नसीरुद्दीन महमूद। देखिए जो सारे राजा हैं इस सल्तनत के, इस वंश के, वहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। सबसे पहला था गयासुद्दीन तुगलक, ये था 1321 से 1325 तक। आखिरी था नसीरुद्दीन महमूद, ये बने थे 1399 से 1412 तक। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो कि 2003 और 2004 प्रीलिम्स में आए थे। आपको नीचे कैसा लगा हमें बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।